अवतरित हुए जब तुम माँ की कोख से, जब तुम कोमलता में लिपटे हुए पल्लव की भांति नए थे तुम। नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो मानो उस घर के आंगन में खुशियों की खनक गूंज उठती है, पर जब वही बच्चा बीमार पड़ जाता है तो मानो मायूसी सी छा जाती है। जी हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे शिशु रोग, इलाज तथा आवश्यक टीकाकरण के बारे में, जिसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना से रिटायर्ड एचओडी शिशु रोग विभाग से डॉक्टर एस.ए. कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, तो उसे नोट डाउन कर लें 1800-3456-171। अपने प्रश्न बेझिझक पूछिए। तो डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे। हाँ। तब तक हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, जब एक बच्चे का जन्म होता है समय पे, तो उसका वज़न कितना होना चाहिए? बच्चे का जन्म 2.5 किलो से जी 3.5 किलो तक हो, 4 किलो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वजन भी ठीक नहीं है। सो 2.5 किलो से 3.5 किलो एक अच्छा वजन माना जाता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म समय से पहले जन्म ले लेते हैं, जिनके कारण उनका वजन भी कम होता है। तो कई बीमारियां होने की आवश्यकता या होने की संकेत हो सकती है, तो उसके बारे में बताएं सर। जैसे सबसे जो प्री मैच्योर बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं कि समय से पहले बच्चा है, उसका वजन भी कम है, तो सबसे पहले जो होते हैं उसको कहते हैं कि हाइपोथर्मिया। यानी हाइपोथर्मिया का मतलब कि उसके शरीर का तापमान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की जो स्वाभाविक क्रिया होनी चाहिए अंदर में वो नहीं हो पाती है। अच्छा। दूसरा होता है कि छोटे बच्चे होने की वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होता है, जिसके कारण भी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। और फिर कैल्शियम की कमी होने से उसको कन्वल्सन होने लगता है। फिर उसके बाद प्री मैच्योर बेबी को आँखों में तकलीफ़ हो जाती है, जिसको ओपेसिटी ऑफ प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कमज़ोर बच्चे को हैं। तो जैसे ही इस कमज़ोर बच्चा हो, तो मेरा तो मानना है, या ऐसे भी स्टैंडर्ड रूल है कि जिस समय भी डिलीवरी हो उस समय एक स्किल्ड डॉक्टर या स्किल्ड नर्स होना आवश्यक है, जो कि तुरंत बच्चे की जो भी कोई तकलीफ़ होती है, बच्चे या बच्ची की कोई तकलीफ़ होती है, उसको वो हैंडल कर सके बढ़िया से। जी। तो डॉक्टर साहब, इनमें जो बीमारियां होती हैं प्री मैच्योर बेबीज़ में, तो इसका इलाज भी किया जाता होगा? जी। क्योंकि पेरेंट्स तो काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे इसके बाद। तो जैसे ही बच्चा मान ली प्री मैच्योर है, तो उसको हम लोग करते क्या है कि तुरंत उसको एक वार्मर रहता है लेबर रूम में ही, वार्मर के नीचे डाल करके उसको हाइपोथर्मिया से बचाते हैं, और इमीडिएटली फिर उसके बाद में उसको रिससिटेट कर देते हैं कि सांस उस वगैरह उसकी ठीक आ गई हो। तब उसके बाद में उसके इन्वेस्टिगेशंस भी अगर हो सके तो ब्लड शुगर भी ले लिया, कैल्शियम भी ले लिया, ज़रूरत पड़ी तो हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट किया और हाइपोकैल्सीमिया का भी ट्रीटमेंट किया। उन इलाजों के बाद कह सकते हैं कि फिर वो बच्चे नॉर्मल फेज़ में आ जाते हैं, वो बच्चे। एकदम। सर, हम जॉन्डिस की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं, नवजात शिशु में जॉन्डिस की शिकायतें ज़्यादा होती जा रही हैं, उसका कारण बताएं। एग्जैक्ट कारण उसका क्या होता है कि जिस समय बच्चा पेट में रहता है ना और पैदा होता है, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होता है, और आरबीसी जब टूटता है तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन उसमें कन्वर्ट होता है। तो जितना लीवर चूँकि उसका प्री मैच्योर है, इसलिए वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, इंटेस्टाइन में नहीं दे पाता है, तो वो ब्लड में आ जाता है और फिर वो मैनिफेस्ट करता है जॉन्डिस के रूप में। तो ये किस हद तक खतरनाक है सर? अगर जॉन्डिस जो आया तो उसमें देखते हैं जॉन्डिस में कि फर्स्ट डे है, बिफोर 24 है, 48 घंटे में है, 48 घंटे के बाद में है। जी। अगर
24 घंटे के अंदर में, तब जरा सोचनीय विषय है। सर हम इस चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लें। जी अपना नाम बताइए। रंजीत बोल रहे हैं सर, हम पटना से। हाँ रंजीत जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न है कि नियमित टीकाकरण जो है बच्चा का, कोरोना टीकाकरण के चलते छूट गया। हाँ। तो अब 1.5 साल में पड़ता था टीका, 2 साल वाला। हाँ। तो दोनों टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो अब उसका क्या विकल्प है जो हम माने वो टीकाकरण फिर से दिला सकते हैं, या फिर अगला टीकाकरण जो है उसका कार्ड में वो वाला करा? नहीं, आप दिला सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ। तो वही 1.5 साल वाला जो टीका सब है। 1.5 साल वाला टीका नहीं, आप उसको अगर कोई भी टीकाकरण नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, तो आप उसका BCG भी दे सकते हैं, DPT, पोलियो वगैरह, जैसे शुरुआत नवजात शिशु को पड़ता है वैसे ही आप दिलवा सकते हैं। रोटा वायरस का टीका छूट गया है तो भी? रोटा वायरस का टीका 8 महीना के बाद हम लोग नहीं देते, सरकार भी नहीं अलाउ करती है। जी ठीक, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर आप जॉन्डिस की बात कर रहे थे। हाँ। तो सर उसके इलाज के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो जॉन्डिस के इलाज के बारे में ये बतलाना है कि अगर उसका 24 घंटे के अंदर में है तब फिर जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बच्चे का RH ग्रुप, मदर का RH ग्रुप, ये सब मिला कर ये करते हैं। अगर बिलिरुबिन लेवल जो है अगर उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, और बढ़ते बढ़ते 20-25 के ऊपर अगर जाता है तो कन्वल्सन बच्चे को हो जाता है, चमकी आ जाती है। तो वो नहीं हो, इसलिए उसके उपाय में हम लोग क्या करते हैं कि फोटोथेरेपी में बच्चे को डालते हैं, मशीन के अंदर रखते हैं और बिलिरुबिन लेवल को कम करते हैं। अगर RH ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी है, मदर निगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो इस हिसाब में हम लोग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में बच्चे का कर देते हैं, तो बच्चा ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं है उसमें। दूसरा है कि जो पुरानी प्रथा है कि धूप में रखो, तो वो धूप में रखने की प्रथा अब उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग ट्रेडिशन चला आ रहा है तो कर देते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान जरूर देना है कि बच्चे की आंख में पट्टी जरूर, रुई की पट्टी बांध कर करके, एक पट्टी ऐसे घुमा करके बांध दिया तो बच्चा जो है सो आँख पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी। अगर सूर्य की रोशनी आँख पर पड़ जाएगी तो बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। ये ध्यान देना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी है जी। तो डॉक्टर साहब हम जॉन्डिस की हमने बात की अभी, और उसके बाद दूसरा बीमारी है सर निमोनिया। अक्सर हर दूसरे बच्चे में यही शिकायत रहेगी कि निमोनिया का पेशेंट निमोनिया का शिकार होते जा रहा है। सर निमोनिया का कारण बहुत सारे कारण हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, फिर और भी तरह के हैं, फंगल है वगैरह। तो जो नवजात शिशु में जो निमोनिया होता है तो हम लोग बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, जिसके कारण बच्चे का जो लंग्स का, फेफड़े का जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इन दैट केस एकदम स्पेशल निकू में उसका इलाज होता है, तरह तरह की दवाएं चलती हैं, तब बच्चा रिकवर करता है। उसके इलाज के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लें। जी अपना नाम बताइए। विनय कुमार। जी विनय जी अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा बच्चा जो है वो 5 साल का है। जी मेरा बच्चा 5 साल का है। हाँ जी बोलिए। तो उनका जो है घाव को होते रहता, फोड़ा टाइप का इधर निकल गया और तो बढ़ते जाता है। वो दवाई मालम वगैरह देते हैं, बीटाडिन वगैरह से ठीक नहीं होता है। नहीं, फिर से समझाए, ठीक से समझ में नहीं आया मेरे को। सर वो घाव होते जा रहा है कहीं कहीं, कुछ जैसे नाक के पास निकल गया, वो मतलब बढ़ते जाता है। नाक के पास अगर बढ़ते, तो सबसे पहले जरूरी जो है सो बच्चे को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है, साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, रोज़ दिन उसको नहवाना बहुत ज़रूरी है। और नहवाने के बाद में अगर फिर भी घाव निकलता है तो घाव निकलने के लिए 2-3 तरह के मलहम आते हैं। तो जो अच्छा मलहम है वो फिसिडीन कर करके होता है, उसको लगाने से भी ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो साथ में उसको ओरल एंटीबायोटिक देते हैं। आप नज़दीक के जो भी आपके अच्छे डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आप निमोनिया की इलाज के बारे में बता रहे थे, उससे पहले सर मैं उसके लक्षण के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। निमोनिया के लक्षण में एक तो खांसी जी, और सांस का तेज चलना जी, और
अगर और सीवियर हो गया तो उसको हम लोग बोलते चेस्ट रिट्रैक्शन, यानी छाती जो है सो उसकी इस तरह से होने लगती है। तो उसके इलाज के लिए घर पर रख करके उसका इलाज नहीं हो सकेगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज में जो डॉक्टर हैं, स्किल्ड डॉक्टर हैं, वो करेंगे। 100% तो नहीं कह सकते, 99% सही इलाज से ठीक हो जाएगा बच्चा। तो सर निमोनिया क्या जानलेवा भी हो सकता है? हाँ, जानलेवा हो सकता है। हाँ, उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, सांस की गति रुक जाएगी, फेफड़ा काम करना बंद कर देगा। फेफड़ा काम करना बंद कर देगा तो हार्ट भी बंद हो जाएगा, इसलिए वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए तुरंत इलाज उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो सर छोटे नवजात शिशु को अक्सर सांस लेने में कभी कभी तकलीफ़ आती है, तो क्या हर बार जब सांस लेने में तकलीफ आए तो वो निमोनिया के ही लक्षण है या कुछ नहीं, और? कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमारा एयर पैसेज है वो एयर पैसेज शुरू होता है हमारे नाक से जी। तो नाक से ले करके नाक में अगर नाक जाम हो गई हो, नेजल कंजेशन जिसको कहते हैं, तो बच्चे को तकलीफ होगी, माउथ ब्रीथ करने लगेगा, मुंह से सांस लेने लगेगा। तो उस समय ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर देख करके उचित इलाज कर देंगे, ठीक हो जाएगा वो बच्चा। जी सर, तो उसके इलाज के बारे में सर आप बता रहे थे निमोनिया के इलाज के बारे में, तो फिर हॉस्पिटलाइज करना, एंटीबायोटिक्स देना, फ्लूइड देना और ऑक्सीजन देना, ये 3 चीज़ है, और दवा जरूरी जो है सो दवा देना। जी सर, अभी विनय जी भी हमसे बात कर रही थी कि बच्चों को घाव हो गया या कुछ। सर अभी बारिश का मौसम है, हाँ, तो कई इन्फेक्शन या ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं बच्चों को, जिससे हम लोग सतर्क हमें रहने की ज़रूरत है, उसके बारे में बताएं सर। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी है कि स्वच्छता बहुत आवश्यक है, बहुत जोर उन्होंने दिया है। हम लोग भी डॉक्टर होने के नाते बहुत जोर देते हैं कि साफ़ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। बच्चा अगर बरसात में भीग करके आया है तो तुरंत उसको जो है सो आप बढ़िया नॉर्मल वाटर से पोंछ दीजिए शरीर को, और पोंछ करके बढ़िया कपड़े पहना दीजिए, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। सर हम आगे ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बढ़िया। हाँ नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद। जी हेलो। मोहम्मद। जी अब अपना प्रश्न पूछिए। कि 2 साल का बच्चा कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर साहब 2 साल का बच्चा है, कुछ अगर 2 साल का बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है तो उसमें सबसे पहले बड़ा कारण हो सकता है बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। बच्चा सुन रहा, वो तो सुन रहा है तो मुंह से माँ बा ऐसा कुछ आवाज़ गले से आती है। हाँ। रोता है तो गले से आवाज़ आती है। हाँ। किसी को देख करके खुश होता है। हाँ। अच्छा, कैसे जानते हैं कि वो सुन रहा है? जैसे नाम कुछ बोलते लाने के लिए तो लेके आता था, बुलाते हैं तो बात करना चाहता हूँ। नहीं, इशारे से बुलाइएगा तब नहीं समझ में आएगा उसको। चिल्ला कर बुलाते, जैसा भी नाम लेकर बुलाएंगे ना दर्द उसको दूसरे कमरे में रख दीजिए। हाँ। और फिर बाहर से उसका नाम लेकर बुलाइए। अगर आ जाता है तो इसका मतलब कि बच्चा सुन रहा है। हाँ तो होता है। हाँ, अगर ऐसी हालत है तो उसमें बेहतर ये होगा कि आँख नाक गला के जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार सलाह ले लें, और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे थोड़ा देर और इंतज़ार करते, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं तो थोड़ा दिन इंतज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग इंतज़ार करने की बात नहीं कहते हैं, कहते हैं कि तुरंत जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे एक बार दिखला करके राय कर लेना चाहिए। जी सर, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर बारिश की बात हम कर रहे थे, तो आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, बच्चे को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। सर उसमें भी कई बीमारियां होने की चांसेस हैं। हाँ। उन बीमारियों के बारे में बताएं सर। सबसे बड़ी बीमारी तो आपको डायरिया हो सकता है बच्चे को, पतला पैखाना हो सकता है। दूसरा फिर अगर खांसी सर्दी बुखार हो सकता है। तो मुख्य रूप से यही 2 चीज़ें होती हैं, और फिर बुखार होने का या खांसी होने के बाद फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ गया जी। अगर तेज़ी से बुखार एकाएक बढ़ा तो बच्चा जो है सो कन्वल्सन उसको होने लगेगा, जिसको मिर्गी बोलते हैं या कपकपी बोलते हैं। तो आँख ऊपर कर देगा, तरेर देगा, हाथ पैर जो है सो कांपने लगेगा जी। तो ऐसी हालत में
तुरंत ही डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना चाहिए, नज़दीक अस्पताल में बच्चे को ले जाना चाहिए। और अगर बुखार ऐसे तेज़ हो रहा है और ये कपकपी ना आवे तो इसलिए बेहतर है कि घर में पैरासीटामोल का आप सिरप रखें या ड्रॉप रखें और बच्चे के माथे पर पानी की पट्टी रख दें ताकि उसका बुखार बढ़े नहीं। सर, आपने मिर्गी की बात की, उसके लक्षण के बारे में आपने बताया कि शरीर का कांपना या आंख एक तरफ देख रहा है तो देख रहा है बच्चा, तो हॉस्पिटल तुरंत ले जाने की आवश्यकता हो जाती है। एकदम। तो सर, ऐसा कोई प्राथमिक इलाज है जो हम रास्ते में कर सके या घर में कर सके, क्योंकि कुछ समय तो लगेगा डॉक्टर के पास जाने के? देखिए, उसके लिए क्या है, एक तो जो सबसे ज़रूरी है कि जब मिर्गी उर्गी आती है जी, तो ऐसे हालत में या आँख देख रहा है बच्चा नहीं रहे तो लोग नाक दबा देते हैं और कुछ तरह तरह की चीज़ें करते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। मिर्गी के उसमें नाक को दबाना नहीं चाहिए। कुछ लोग सर अपने बच्चे की छाती के पास कुछ हाथ से मतलब मारते या कुछ ऐसा हरकत करने नहीं, लगते। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बस बुखार उसको डाउन करना चाहिए अगर बुखार के कारण वैसा हो रहा है। और आजकल तो दवा एक और निकल गई है मेडजोलाम करके, जो कि नेज़ल स्प्रे का काम करती है। अगर घर में है आपको नेज़ल स्प्रे तो वो आप दे करके डॉक्टर के पास चले जाइए तो उसका कन्वल्सन में कंट्रोल हो जाएगा। वो हो जाएगा कंट्रोल। तो सर, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ठीक जी, आप अपना नाम बताइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम विनोद विश्वकर्मा है। मेरा 9 साल का बच्चा है। मैं कैमूर जिला से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ये मेरे बच्चे को 4 साल की उम्र से ही टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिल दोनों साइड का बढ़ा हुआ है गला का। हाँ हाँ। एलोपैथिक भी दवाई कराया है, होम्योपैथिक भी दवाई कराया है मैंने उसका। लेकिन एलोपैथिक में तो हमेशा जिन डॉक्टरों के पास गया हूँ उन डॉक्टरों के पास से यही सलाह मिला कि उनको टॉन्सिल को काट के निकालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो क्या बिना टॉन्सिल को काटे हुए कुछ उपाय है सर, इलाज है उसका? हाँ, आजकल बच्चे का डॉक्टर होने के नाते हम लोग जल्दी सलाह टॉन्सिल निकालने का नहीं देते हैं और आजकल भी वो भी बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर बार बार टॉन्सिल में पस आ रहा हो, पस समझ गए, मवाद आ रहा हो टॉन्सिल में, तभी निकालने की बात होती है। या टॉन्सिल में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया हो तब निकालने की बात हो सकती है। अन्यथा जो आजकल एंटीबायोटिक वगैरह चलता है डॉक्टर की सलाह से उसके करेंगे, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, टॉन्सिल का प्रॉब्लम उसका ख़त्म हो जाएगा। जी सर। तो सर, हम बच्चों की भी बात ही कर रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं सर वो अपनी तकलीफ़ तो बयान नहीं कर पाते हैं। तो सर, उनके अभिभावक कैसे पता कर सके कि अब उनके बच्चे में कुछ तकलीफ़ है या कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे लक्षण हो? मेरा मानना है ऐसा कि अगर नवजात बच्चा है या छोटा बच्चा है, साल भर का बच्चा है, तकलीफ होता है, अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे जी या कुछ खाना छोड़ दे तो समझना चाहिए कि कहीं पर कोई सीरियस बात है। और अगर बच्चा कमज़ोर पड़ जाए, जिसको कहते हैं लेथार्जी, है ना, बच्चा कुछ भी उसमें हाथ पैर नहीं हिला रहा है, एक्टिविटी नहीं है, तो बच्चे को तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक होता है। जी सर। तो सर, हम जन्मजात रोग की भी बात करेंगे सर, तो उससे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जरूर। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्रनाथ वर्मा हुआ, सब मैं बिहार के नवादा जिला से बोल रहा हूँ। जी, अब अपना प्रश्न पूछिए रविंद्र जी। जी, पूछ रहा हूँ यही कि मेरा एक 14 साल का बच्चा है जी, लड़का है वो, और वो बोल नहीं पाता है जी, और पैखाना पेशाब सब मतलब कि करवाना पड़ता है, अपने से करता नहीं, पैंटे में करता है, खिलाने पर खाता है, और उसको मिर्गी भी आता है। इलाज उसका बहुत जगह मैंने कराया, जैसे कि भेलौर, पटना, रांची, मतलब बिल्कुल थक हार चुके हैं। देखिए, ऐसा ताली बजाते रहता है, ठोकते रहता है, नोचते रहता है, हल्का हल्का चिल्लाता है, ऐसे कर 2-3 कारण हो सकते हैं, उधर चल देता है। हाँ, 2-3 कारण इसमें हो सकते हैं बंधु। या तो जहाँ बच्चा जब पैदा हुआ था जी, तो देर से उस सांस लिया होगा जी, तो देर से सांस लेने से क्या होता है कि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जाने से दिमाग की नसें सूख जाती हैं और दिमाग ब्रेन डैमेज हो जाता है, लेकिन शरीर का विकास होता रहता है। जी, शरीर तो हमसे भी लंबाई है सर। हाँ, शरीर का विकास होता रहता है,
तो जिसको हम लोग सेरिब्रल पैल्सी कर करके बोलते हैं कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। दूसरा कारण एक और होता है जिसको बोलते हैं डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक अलग तरह का चेहरा देख, जैसे मंगोल या चाइनीज चेहरा रहता है, बच्चे का चेहरा वैसा हो जाता है। तो विशेष रूप से इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब इतना 14 साल का बच्चा है तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग धीरे धीरे होते होते उसमें कुछ सुधार अवश्य आएगा। आप चूंकि रह रहे हैं नवादा जिला में है ना आप? जी जी। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मसौढ़ी रोड पर एक विकलांग अस्पताल है। मसौढ़ी रोड पर? हाँ, पटना टू मसौढ़ी जाने के रास्ते में एक विकलांग अस्पताल है जहाँ इस तरह का मुफ्त इलाज होता है। जी। तो आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अब इलाज मुफ्त होगा, पैसे कुछ नहीं लगेंगे। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई मुफ्त इलाज के बारे में। जिनके बच्चे कुछ ऐसे हरकत हैं, विकलांग हैं या मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, तो उनका इलाज हो सकता है। सर, हम जन्मजात रोग के बारे में बात कर रहे थे कि कई प्रकार के जन्मजात रोग होते हैं जो आगे जाके गंभीर रूप ले लेते हैं। तो इनमें से सबसे आम जन्मजात रोग के बारे में आप हमें बता सकें? जैसे प्रीमेच्योरिटी की बात बोले कि आंखों में तकलीफ हो जाती है। तो आंखों में जो तकलीफ हो जाती है जिसको कि आरओपी कहते हैं, रेटिनोपैथी, और प्रीमेच्योरिटी कहते हैं, उसके स्पेशल डॉक्टर होते हैं। तो कोई भी अगर प्रीमेच्योर बच्चा हो जी, तो उस बच्चे को जरूर आंख के डॉक्टर से, जो इस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट है, रेटिना स्पेशलिस्ट, उसको जरूर दिखलाना चाहिए। और ज़्यादातर केस में वो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं ऑपरेशन वगैरह से। इसलिए वो एक तो ये हुआ। दूसरा आपको बोला शुगर कम हो जाना, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी। तो ऐसे हालत में अगर उस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर करके फुलफिल कर देते हैं तब वो ठीक हो जाते हैं। इसका एक कारण होता है कि जैसे पैखाने का रास्ता है, तो बड़ा कॉमन है, पैखाने का रास्ता ही उसका खुला हुआ नहीं रह गया, तो वहाँ पर झिल्ली आ जाती है। तो अगर झिल्ली ऊपर रही या झिल्ली बहुत अंदर रही तो उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से वो ठीक हो जाएगा। फिर और तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं जो कि जन्मजात होने पर, जैसे कि उसकी जो खाने की नली है वो कहीं से ब्लॉक कर गई है, तो वो ब्लॉक कर गई है तो बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं होगा। तो इसी तरह से करके बहुत सारी कॉन्जेनाइटल बीमारियां होती हैं, मेटाबॉलिक होती हैं, फिजिकल होती हैं, तो उनको उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करा करके इलाज कराना चाहिए। जी सर, हम मस्तिष्क ज्वर की बात करें जिसे मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, सर वो क्या है, उसके बारे में बताएं। मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको। यूजुअली बैक्टीरियल होता है ना, बैक्टीरिया कारण, फिर वायरल होता है, फिर अदर और किसी अन्य कारण से होता है मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस से भी मेनिंजाइटिस होता है। तो ऐसी हालत में बच्चे को कन्वल्सन होगा, हाई फीवर होगा, गर्दन अकड़ जाएगी, पैर ठीक से उठा नहीं पाएगा। तो ऐसी हालत में घर पर इलाज नहीं होगा, किसी डॉक्टर के यहाँ ओपीडी में इलाज नहीं होगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। और फिर उसके रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल कर करके देखा जाएगा किस टाइप का मेनिंजाइटिस है, तो उसके बाद इलाज करेंगे। आजकल ठीक हो जाते हैं बच्चे। तो सर, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो इसकी टीकाकरण के बारे में कुछ योजनाएं हो सरकार द्वारा? सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं और बहुत महंगे महंगे टीके सरकार प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि BCG का टीका जो ट्यूबरकुलोसिस से, सीरियस टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से बच्चे को बचाता है। उसके बाद में OPV यानी पोलियो का टीका, जिसके पोलियो का टीका देने से भगवान की कृपा से और सरकार के प्रयास से, डॉक्टरों के प्रयास से, हेल्थ वर्करों के प्रयास से और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के प्रयास, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से एक भी केस भारतवर्ष में नहीं है पोलियो का। तो पोलियो का टीका पड़ता है। फिर उसके बाद में डिप्थीरिया का टीका पड़ता है, टेटनस का टीका पड़ता है। अब टेटनस की बीमारी बहुत कम हो गई, डिप्थीरिया की बीमारी बहुत कम हो गई। फिर हुपिंग कफ, जिसको काली खांसी बोलते हैं, उसका टीका पड़ता है। उसकी भी बीमारी जो है सब बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। उसके बाद में फिर जो है
तो एक हीमोफिलिस इन्फेक्शन नाम की बीमारी होती है, उसका सरकार टीका दे रही है। सरकार निमोनिया का टीका दे रही है, जो बड़ा महंगा होता है, निमोनिया का टीका दे रही है। उसका में सरकार मीजल्स का टीका, जिसको कि कोदवा बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग अब जल्दी कोदवा की बीमारी नहीं देख रहे हैं। उसके बाद में रूबेला एक मीजल्स टाइप ही चीज़ होती है, उसका भी टीका सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से सरकार जो है जेई मेनिंजाइटिस का टीका, जेई जापानीज एनकेफेलाइटिस का टीका, जिसका कि बहुत हंगामा गोरखपुर में हुआ, चाहे मुजफ्फरपुर में हुआ, इस बार अभी तक तो जल्दी वो केस दिखलाई नहीं, ऐसा एपिडेमिक नहीं दिखलाई पड़ा है। तो सरकार बहुत बढ़िया से, और हम तो तारीफ़ करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट की, और ख़ास कर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं कि घर घर जा कर के वो टीकाकरण कर रही हैं। तो सर हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को शुक्रिया कहना चाहिए, हाँ, कि वो घर घर जाके टीकाकरण का जो ये आयोजन कर रही हैं बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बढ़िया। ये सर हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं सर, तो एक नवजात शिशु को पहला टीकाकरण कब लेना चाहिए? देखिए बेसिकली जब टीका ऐसे आप पूछती तो हम लोग तो मान करके चलते हैं शिशु को कि माँ का दूध जो कोलोस्ट्रम फेनुस जिसको बोलते हैं, प्रथम टीका वही होता है जी। उसके बाद में फिर बीसीजी का टीका पहले दिन, या अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अस्पताल में बच्चा है, तो उसको बीसीजी का टीका, ओरल पोलियो का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका ये दे करके छोड़ते हैं। और फिर उसके बाद आंगनवाड़ी जो है सेविकाएँ उनको अपना 1.5 महीने पर, फिर यानी 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, फिर 9 मंथ्स पूरा होने पर, फिर 1.5 साल के होने पर, फिर 5 साल पर, इतना वो कवर कर लेती हैं। जी सर, तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज शिशु के बारे में। तो डॉक्टर साहब की बातों से ये कह सकते हैं कि बच्चे जितने लाड़ प्यार और स्नेह से जन्म लेते हैं और इतने उनका जो बचपन बीतता है, कितने प्यार भरे माहौल में बीतता